गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सत्ता की प्रकृति अर्थात लक्षण और उसकी प्रमुख सीमाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सत्ता के लक्षण। सत्ता का संबंधात्मक होना आवश्यक है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सत्ता के लिए दो पक्ष हैं, उनका होना जरूरी होता है, क्योंकि एक पक्ष है वह आदेश देने वाला होता है और दूसरा पक्ष है वह आदेश की पालना करने वाला होता है। जैसे कि प्रोफेसर बीच हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसी आधार पर सत्ता की जो प्रकृति है उसके दो सिद्धांत प्रचलित हैं। औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अंतर्गत संबंध का आधार कानूनी होता है तथा अनौपचारिक सत्ता सिद्धांत के अंतर्गत संबंध का आधार अधीनस्थों की सहमति होता है। तो हम ये देखते हैं कि सत्ता के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वह होता है दो पक्ष होना। दो पक्ष अगर नहीं होंगे तो वहाँ सत्ता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक जो पक्ष है वह आदेश देता है और दूसरा जो पक्ष है वह आदेश की पालना करता है। और इसी आधार पर सत्ता है उसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है औपचारिक सत्ता और दूसरी है अनौपचारिक सत्ता। औपचारिक जो सत्ता है उसका संबंध कानूनी सत्ता से होता है, वहीं अनौपचारिक जो सत्ता है उसका संबंध अधीनस्थों की सहमति पर आधारित होता है। अब हम लेते हैं सत्ता का दूसरा लक्षण। सत्ता में प्रभुत्व का होना आवश्यक होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता में प्रभुत्व के गुण पाए जाते हैं। सत्ता को प्राप्त करने के पश्चात कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थों पर प्रभुत्व भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है वह वैधानिक रूप से सत्ता प्राप्त करके और अपने सामने वाले व्यक्तियों पर प्रभुत्व जमा लेता है। अगला सत्ता का जो लक्षण है वह है उत्तरदायित्व का होना। सत्ता है वह अपनी प्रकृति से उत्तरदायीपूर्ण होती है। सत्ताधिकारी देश के संविधान और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें कि कोई व्यक्ति सरपंच के लिए खड़ा हुआ है और अगर वह जीत जाता है तो उसको एक तरह से वैधानिक सत्ता प्राप्त हो जाती है और वह वैधानिक सत्ता प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के कार्य करवाता है और उन कार्यों के प्रति वह ये देखता है कि वे जनता की भलाई के लिए हैं या नहीं हैं, और वह स्वयं संविधान के प्रति उत्तरदायी भी रहता है। सत्ता का अगला जो प्रकार है वह है औचित्यपूर्णता। सत्ता है वह औचित्यपूर्ण भी होती है जब सत्ता का विरोध नहीं होता है तथा सत्ता मर्यादित रहती है एवं जनता उसके आदेशों की स्वतः ही पालना करती है, तो इसका अभिप्राय ये होता है कि सत्ता औचित्यपूर्ण है। यहाँ हम दूसरे अर्थ में भी समझ सकते हैं कि जो शक्तिधारी व्यक्ति है जिसने अपनी शक्ति को प्राप्त करने के साथ साथ वैधानिकता से सत्ता को प्राप्त किया है और उसके आधार पर वह जनता को अगर आदेश देता है कानून के अधीन रह कर के, तो वह एक तरह से औचित्यपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए आदेशों की अपनी स्वेच्छा से पालना करते हैं। सत्ता का अगला जो लक्षण है वह है सत्ता शीर्ष स्थान पर होती है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मुख्य रूप से सत्ता का जो निवास होता है वह शीर्ष स्थान पर होता है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण होता है। व्यवहारिक रूप से सत्ता का प्रयोग शासक द्वारा किया जाता है, किंतु सिद्धांत रूप में सत्ता जनता में ही निवास करती है। शासक द्वारा दिए जाने वाले आदेशों की जनता है वह पालना भी करती है, लेकिन इसके पीछे भी कई ऐसे कारण हैं जिसको हम देख सकते हैं कि किस आधार पर जनता है वह किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करती है। तो कई दृष्टिकोण निकल करके सामने आते हैं, जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता के आदेशों की पालना दंड और भय के कारण करती है तो जनता का सत्ता के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वह नकारात्मक होता है।
यहाँ हम ये देखते हैं कि जनता है वह सत्ता में अपना विश्वास नहीं रखती है, सिर्फ भय के कारण ही वह आदेशों की पालना कर रही है। इसलिए उनका जो दृष्टिकोण होता है सत्ता के प्रति वह नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। सत्ता का अगला जो आधार होता है पालन करने का वह होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता के आदेशों की पालना विश्वास के भाव से करती है तो जनता का सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही सत्ता द्वारा या सत्ताधारी द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, अगर जनता उसके आदेशों में विश्वास करती है या आदेशों की पालना करती है तो इसका अभिप्राय यही हुआ कि जनता है वह सत्ता में विश्वास कर रही है और जनता का जो दृष्टिकोण है वह सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। फिर हम अगले आधार को लेते हैं बुद्धि संगत दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता के आदेशों की पालना उनके बुद्धि संगत होने के कारण करती है तो जनता का सत्ता के प्रति बुद्धि संगत दृष्टिकोण होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि कई बार जनता है वह न तो भय के कारण, न दंड के कारण और न ही विश्वास के कारण बल्कि अपनी बुद्धि के आधार पर उचित और अनुचित दोनों को ध्यान में रख करके ही सत्ता के आदेशों की पालना करती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सत्ता के प्रति जनता के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है और बुद्धि संगत दृष्टिकोण है। हमने ये अध्ययन किया है कि सत्ता है वह एक तरह से जनता के प्रति समर्पित होती है। जनता के जो मुख्य रूप से कार्य होते हैं उनको करने का प्रयास किया जाता है और औचित्यपूर्ण होती है। इसीलिए जनता है वह सत्ता में विश्वास भी करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति चुनाव में विजयी हो जाता है, सत्ता प्राप्त कर लेता है और वह अपनी इस सत्ता का दुरुपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो सत्ता है उस पर कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं। तो जो सीमाएं लगाई जाती हैं उनका आधार क्या हो सकता है? हम लेते हैं सबसे पहले जनहित को। अगर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो सबसे जो बड़ा आधार बनता है उस पर प्रतिबंध लगाने का वह होता है जनहित, अर्थात उसको जनता का हित ध्यान में रखना है, स्वहित ध्यान में नहीं रखना। इस आधार पर सत्ता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा जो लेते हैं हम कारण वो है सत्ता का प्रयोग अधीनस्थों की सहमति तक ही होना चाहिए। अगर सत्ताधारी द्वारा कोई आदेश दिया जाता है अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनको, अगर अधीनस्थ जो लोग हैं वो सत्ताधारी के आदेशों से सहमत नहीं हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो अधीनस्थ हैं उनकी सहमति भी आवश्यक है आदेशों की पालना के लिए। अगला जो कारण है वह सत्ता का प्रयोग संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही करना चाहिए। अर्थात सत्ताधारी द्वारा जो भी आदेश दिए जाएं, जिन आदेशों की पालना अपने अधीनस्थों द्वारा करवाई जाए वे सारे संविधान और कानूनों के अधीन होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए, उसके तहत ही वह आदेश दे सकता है। सत्ता है वह औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया पहले भी, औचित्यपूर्ण का मतलब ये होता है कि जनता है वह सत्ताधारी द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उनकी स्वतः ही पालना करती है, किसी भय या दंड के कारण नहीं करती है। सत्ता के प्रयोग में नैतिक मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए। नैतिकता जरूरी है। सत्ता पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनका नियंत्रण भी होना आवश्यक है। सत्ता पर जनमत का नियंत्रण भी जरूरी है। सत्ता पर जनमत का नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है, अगर जनमत का नियंत्रण नहीं होगा तो जो सत्ताधारी है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जो सत्ता है वह कभी भी सत्ता न रह करके बल्कि शक्ति का रूप धारण कर लेती है और सत्ता से जो औचित्यपूर्ण जो उसकी एक विशेषता है वह बाहर निकल जाती है और एक तरह से सत्ता है उसका दुरुपयोग करने लग जाता है व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा निरंकुश बनने का प्रयास करता है। इसलिए
सत्ता पर समय समय पर सीमाएं लगा दी जाती हैं, चाहे वो जनहित से संबंधित हों या अधीनस्थों की सहमति से संबंधित हों, या फिर संविधान को ध्यान में रखकर कोई कार्य करना हो, या फिर नैतिक मूल्यों का भी उस पर दबाव डाला जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक धार्मिक जो कारण हैं उनके द्वारा भी उस पर दबाव डाला जाता है। हम ये देखते हैं कि सत्ता है वह एक तरह से आदेश देने और आदेशों का पालना करवाने वाली एक औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, और वह तभी सही है जब जनता सत्ता में विश्वास करे। धन्यवाद।